हेलो स्टूडेंट। आज हम गर्ल्स वर्दी के प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आए हैं। अभी तक हमने गर्ल्स वर्दी के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कर लिए थे, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन किए थे। सेकंड में हमने 35 क्वेश्चन किए थे। आज हम गर्ल्स वर्दी का 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आज हम देखते हैं। लेट्स बिगिन। अगर वो दोनों वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो प्रैक्टिस सेट 2 में देखा था 93 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज हम 94 से करेंगे। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। फोर्थ साइड सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो फोर्थ साइड सागा को माना जाता है इंग्लिश पैरेलल क्या। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थॉमस मन का बुडेनब्रूक है, ये जो थॉमस मन का वर्क है बुडेनब्रूक, ये फोर्थ साइड सागा का इंग्लिश पैरेलल माना जाता है, मतलब इंग्लिश समांतर माना जाता है, समानांतर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट। अवेकनिंग एंड अ मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क्स ऑफ। ये जो अवेकनिंग है और जो अ मॉडर्न कॉमेडी, ये किसके वर्क हैं? तो हम गैल्सवर्दी ही कर रहे हैं तो गैल्सवर्दी का ही वर्क होगा। जॉन गैल्सवर्दी का है ये अवेकनिंग। ये इनका जो फोर्थ साइड सागा का सीक्वल है, फोर्थ साइड सागा का ये इंटरल्यूड है अवेकनिंग, जो कब आया था? 1920 में आया था। और ये सेकेंड इंटरल्यूड था। फर्स्ट इंटरल्यूड कौन था? इंडियन समर ऑफ अ फोर्थ साइड सागा, जो कब आया था? 1918 में आया था। और तीन नॉवेल कौन कौन थे? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो 1906 में आया था, चांसरी जो आया था 1920 में आया था, और टू लेट 1921 में आया था। और जो मॉडर्न कॉमेडी है ये कब आया था? ये 1924। ये फोर साइड सागा का सीक्वल है अ मॉडर्न कॉमेडी। ओके, तो ये कब आया था? ये 1924 से 28 के बीच में ये पब्लिश हुआ था। इसमें भी आपके 3 नॉवेल्स थे, 2 इंटरल्यूड्स थे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉलमार्क्ड, डिफीट, द सन एंड पंच एंड गो आर द फ्रॉम पेन ऑफ गैल्सवर्दी। दीज आर, ये सारे क्या हैं? मतलब ये सारे वर्क हैं, गैल्सवर्दी के ही वर्क हैं, बट इनका जॉनर क्या है? कॉमेडीज़ है या ट्रेजेडी है या हिस्ट्री है या शॉर्ट प्लेज है? तो द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉलमार्क, डिफीट, द सन एंड पंच एंड गो, ये सारे गर्ल्सवर्दी के क्या हैं? शॉर्ट प्लेज हैं। ओके, ये क्या है? शॉर्ट प्लेज है। नेक्स्ट। दिस हिंदी ऑथर इज़ फेमस फॉर हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। ये जो हिंदी ऑथर है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये हिंदी ऑथर अपने स्टोरीज और नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। ही राइट्स फॉर अ कॉमन मैन, और वो जो लिखते थे अपनी स्टोरीज और नॉवेल्स, वो एक कॉमन मैन के लिए लिखते थे। ही वॉज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाई जॉन गैल्सवर्दी, और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे? गैल्सवर्दी से। दैट ही ट्रांसलेटेड, और इसीलिए उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया सिल्वर बॉक्स को एज चांदी की डिबिया के रूप में ट्रांसलेट कर दिया। हिंदी ट्रांसलेशन है इसका। जो सिल्वर बॉक्स है इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? चांदी की डिबिया। स्ट्राइफ है, स्ट्राइफ को उन्होंने क्या किया है? हड़ताल के रूप में, मतलब एक हिंदी ट्रांसलेशन किया है। एंड जस्टिस को न्याय के। हु इज़ दिस हिंदी ऑथर? ये हिंदी ऑथर कौन है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की बात हो रही है यहाँ पे। ये गैल्सवर्दी से बहुत इन्फ्लुएंस थे, और गैल्सवर्दी का जो सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइफ है और जस्टिस है, इन्होंने इस पे एक प्ले लिखा। सिल्वर बॉक्स पे उन्होंने हिंदी वर्जन मतलब हिंदी वर्जन दिया जिसको, तो सिल्वर बॉक्स पे उन्होंने चांदी की डिबिया लिखी, ये इनका हिंदी वर्जन है। ओके, सिल्वर बॉक्स का ही हिंदी वर्जन है। स्ट्राइफ का उन्होंने हड़ताल लिखा, और जस्टिस में न्याय लिखा। मतलब जैसे जस्टिस की स्टोरी है वैसे न्याय की स्टोरी है। बस ये इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वर्जन। तो ये किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट। जॉन बार्थविक, मिसेस बार्थविक, जैक बार्थविक, रॉपर, मिसेस जोन्स, मार्लो, व्हीलर, जोन्स, मिसेस शेडन, स्नो एट्सेट्रा आर द कैरेक्टर्स दैट अपीयर इन। ये सारे कैरेक्टर्स कहाँ अपीयर होते हैं? तो ये सारे कैरेक्टर्स आपके सिल्वर बॉक्स में अपीयर होते हैं। द सिल्वर बॉक्स ये क्या है? एक कॉमेडी है 3 एक्ट की, गैल्सवर्दी की। जो कब आया था? 1906 में आया था।
और ये सबसे पहले परफॉर्म्ड कहाँ हुआ था, तो रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन के रॉयल कोर्ट थिएटर में ये परफॉर्म्ड हुआ था। कब हुआ था? 25 सितंबर 1 मिनट 25 सितंबर 1906 में ये पहली बार पब्लिश कराया गया था, परफॉर्म्ड हुआ था। कहाँ? रॉयल कोर्ट थिएटर, लंदन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, काफ़ी बड़ा है, पढ़ लेते हैं पहले। दिस प्ले हैज़ कैरेक्टर्स लाइक, ये जो प्ले है यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स बता रहे हैं। जैसे कौन से कैरेक्टर हैं? जेम्स हाउ क्या है? सॉलिसिटर है। वॉल्टर हाउ, रॉबर्ट कुक्सन कौन है? द मैनेजिंग क्लर्क है। विलियम फाल्डर कौन है? जूनियर क्लर्क है। स्वीडल विस्टर कौन है? एक डिटेक्टिव है। कावले कौन है? एक कैशियर है। मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड ये कौन है? एक जज है। हैरोल्ड क्लीवर ये कौन है? एक ओल्ड एडवोकेट है। हेक्टर फ्रोम एक यंग एडवोकेट है जो कि फाल्डर का ये रहता है। कैप्टन डेंशन कौन है? एक प्रिजनर गवर्नर है। और रेव ह्यूग ये कौन है? रेव ह्यूज मिलर ये कौन है? एक प्रिजन चैपलन है। एडवर्ड क्लेमेंट अ प्रिजनर डॉक्टर है। उडर अ चीफ वार्डर है। मोने कॉन्विक्ट है। क्लिफोन एक कॉन्विक्ट है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। ओ क्लियरली ये कौन है? कॉन्विक्ट है। रूथ हनीवेल एट्सेट्रा। इट हैज़ अ वेरी फेमस स्पीच ऑफ जज, इसमें बहुत ही फेमस स्पीच दी गई है जज के द्वारा। द लॉ इज़ वॉट इट इज़, अ मेजेस्टिक एडिफाइस इट इज़। तो ये सारे कैरेक्टर किस प्ले में हैं, और इसमें जो जज है इन्होंने ये स्पीच दिया है, द लॉ इज़ वॉट इट इज़, अ मेजेस्टिक एडिफाइस। तो ये सारे कैरेक्टर आपके कहाँ पे हैं? गॉल्सवर्दी के जस्टिस में हैं। जस्टिस इनका प्ले है, कब आया था? 1910 में। इम्पॉर्टेंट है ये प्ले। ओके, नेक्स्ट। Loyalties, I don't know, crisscross, we all cut each other's throats from the best of motives. Each is a dialogue in a play by, ये प्ले का डायलॉग है जो किसके द्वारा लिखा गया है। क्या कह रहे हैं कि जो लॉयल्टीज़ है यानी कि वफादारी, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, क्रिस क्रॉस वी ऑल कट ईच अदर थ्रोट फ्रॉम द बेस्ट मोटिव्स, हम सभी अपने बेस्ट मोटिव अपने बेहतरीन उद्देश्य के लिए एक दूसरे का गला भी काट सकते हैं। तो ये एक डायलॉग है प्ले का। किस प्ले का है? यहाँ पे साफ साफ बता दिया, लॉयल्टीज़ प्ले का है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर है गॉल्सवर्दी लॉयल्टीज़। ओके, लॉयल्टीज़ भी इनका वर्क है जो कब आया था? 1922 में आया था। नेक्स्ट, गॉल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, तो गॉल्सवर्दी का जो प्ले है वो किससे डील करता है? सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट से। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेबर डिस्प्यूट। ओके, नेक्स्ट, वन मिनट। यहाँ पे स्ट्राइफ की बात हुई थी, तो स्ट्राइफ कब आया इनका? 1909 में आया ये प्ले इनका। नेक्स्ट, जस्टिस सो प्रॉब्लम ऑफ, जस्टिस क्या दिखाता है? किसकी प्रॉब्लम दिखाता है? तो ये लास्ट ईयर भी आया था, 2021 में आया था, लास्ट ईयर नहीं 2021 में ये क्वेश्चन आए हुए थे टीजीटी के। तो जस्टिस सो द प्रॉब्लम ऑफ, किसका जस्टिस क्या दिखाता है? तो इंग्लिश लीगल सिस्टम के प्रॉब्लम्स को दिखाता है जस्टिस। ओके, नेक्स्ट, गैल्सवर्दी इन द सिल्वर बॉक्स सीम्स टू इको द लाइन्स, लॉज ग्रीन द पुअर, द रिच मैन रूल द लॉज, दीज लाइन्स अकर इन, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? क्या कह रहे हैं कि जो सिल्वर बॉक्स में गॉल्सवर्दी की जो इन लाइनों को प्रतिध्वनि निकलती है, मतलब क्या प्रतिध्वनि निकल रही है? लॉज ग्रीन द पुअर, जो कानून है वो गरीबों को क्या कर देते हैं? पीसते हैं। और रिच मैन क्या करते हैं? कानून पर रूल करते हैं, शासन करते हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं ना, लॉ ग्रीन द पुअर, रिच मैन रूल द लॉज, तो इसकी जो प्रतिध्वनि, इसमें जो सीम हमको प्रतीत होता है सिल्वर बॉक्स की तरह, है ना। सिल्वर बॉक्स की हमको याद आती है कि सिल्वर बॉक्स में यही चीज़ बताया गया है, कानून किसके साथ होता है किसके साथ नहीं, पुअर के साथ नहीं होता है, रिच के साथ होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है कि लॉज ग्रीन द पुअर और द रिच मैन रूल, मतलब जो कानून है वो गरीबों को पीसते हैं और जो रिच मैन है वो कानून पे शासन करते हैं। तो ये जो हमको पता चल रहा है कि किस प्ले से है, इसकी जो प्रतिध्वनि निकल रही है, दीज लाइन्स अकर इन, ये जो लाइनें हैं ये किस प्ले में आती हैं?
सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, गोल्ड स्मिथ की द ट्रेवलर, इसमें ये लाइनें हैं। ओके, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसकी प्रतिध्वनि हमारी तो उसको किसकी याद आती है, गेल्सवर्दी के सिल्वर बॉक्स की, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट, विच प्ले इज़ एन अटैक अपॉन द प्रेस, तो कौन सा प्ले है जो प्रेस पर अटैक करता है, कौन सा ऐसा प्ले है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे द शो हो जाएगा। ओके, द शो कब आया था, ये भी इनका प्ले था 1925 में आया था। ओके, जो प्रेस पे ही अटैक है, एक अटैक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स इन लाइफ राइज ऑन अकाउंट ऑफ egoism, selfishness, prejudices and lack of sympathy. गर्ल्सवर्दी यूजेस दिस थीम इन, गर्ल्सवर्दी ने इस थीम का किस प्ले में यूज़ किया है, कौन सी थीम का, इस थीम का कि किस प्ले में उन्होंने यूज़ किया है कि जीवन में अधिकांश संकटें आती हैं, जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जैसे ईगोइज्म, अहंकार आता है, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, प्रिजुडाइज जो पूर्वाग्रह होते हैं, एंड लैक ऑफ सिंपैथी और सहानुभूति का जो अभाव के कारण उठते हैं। तो यहाँ पे गर्ल्सवर्दी ने इस सारी थीम को किस प्ले में यूज़ किया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी जॉय में। ओके, दी जॉय इनका प्ले है जो कब आया था, 1907 में आया था। तो याद रखिएगा ये सारे जो टर्म है, ये सारे जो टर्म है, ये इन्होंने द जॉय में यूज़ किया है इस थीम को। नेक्स्ट, हाउ आइडियलिस्ट एंड विजनरीज आर क्रूसिफाइड एट द अल्टर ऑफ मॉब मेंटालिटी बिकम्स द थीम ऑफ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो भीड़ है वो मानसिकता की वेदी पर आदर्शवादियों और दूरदर्शी लोगों को किस तरह सूली पर चढ़ाया जाता है, और इसका विषय क्या बन जाता है, ये किसका विषय है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉब का विषय है। मतलब कैसे भीड़ मानसिकता की वेदी पर, कैसे जो आदर्शवादी हैं और दूरदर्शी लोग हैं उनको किस तरह मानसिकता, भीड़ की मानसिकता की वेदी पर चढ़ाया जाता है, सूली पर चढ़ाया जाता है, किस तरह। तो ये थीम किसका है, मॉब का है। ओके, तो मॉब मतलब ही होता है गुस्साई हुई भीड़। ये भी इनका प्ले है, कब आया था, 1914 में आया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, इसमें भी वही चीज़ें हैं कि आदर्शवादी जो आइडियलिस्ट होते हैं, जो दूरदर्शी जो विजनरीज होते हैं, उनको कैसे भीड़ की मानसिकता की वेदी पर किस तरह सूली पर चढ़ाया जाता है। तो ये आपके मॉब की थीम बन जाती है। नेक्स्ट, यू मॉब, तुम भीड़ हो, आर मोस्ट कंटेम्प्टिबल थिंग अंडर द सन, सूरज के नीचे सबसे घिनौनी चीज़ हो तुम। यू आर थिंग दैट पेल्स द वीक, तुम क्या हो, निर्बल हो, यानी कि कमज़ोरों की छलनी करने वाली चीज़ हो। किक्स वीमेन, औरतों को किक करते हो। हल्स डाउन फ्री स्पीच, और तुम मुक्त भाषण नीचे फेंकते हो। दिस इज़ टुडे दैट टुमारो, ये आज है और वो कल। ब्रेन यू हैव नन, तुम्हारे पास दिमाग नहीं। स्पिरिट नॉट द लिस्ट ऑफ इट, आत्मा नहीं है इससे कम से कम। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉब अपीयर्स इन द प्ले द मॉब हु रोड दिस प्ले। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये मॉब का आ रहा है और मॉब के प्ले में आ रहा है ये। और ये प्ले किसने लिखा है, तो गेल्सवर्दी ने लिखा है ऑब्वियसली। ओके, ये जो डिस्क्राइब आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये मॉब का डिस्क्रिप्शन है और मॉब के प्ले में ये अपीयर होता है। इसको लिखने वाले कौन है, गेल्सवर्दी। नेक्स्ट, एनीवन विलिंग टू स्टिक to high principles must be ready to suffer opposition and persecution in his life। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई भी जिनके यहाँ पे क्या कह रहा है कि उच्च सिद्धांतों पर टिके रहने के जो इच्छुक व्यक्ति को अपने जीवन में विरोध और उत्पीड़न सहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दिस डिस्क्रिप्शन फिट्स टू वन ऑफ द प्लेज ऑफ गेल्सवर्दी। आगे क्या कह रहे हैं कि यह जो डिस्क्रिप्शन है ये गेल्सवर्दी के प्लेज में से किस पर बैठता है, कौन से प्ले पर ये बैठता है, फिट होता है, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो नेम द प्ले, उस प्ले का क्या नाम है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें उच्च सिद्धांतों पर टिके रहने के और अपने जीवन में विरोध और उत्पीड़न सहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये डिस्क्रिप्शन गेल्सवर्दी के किस प्ले पे फिट बैठता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा।
अ बिट ऑफ लव। ओके, ये कब आया था इनका प्ले? 1915 में आया था। और इस प्ले की थीम क्या है? इस प्ले की थीम है अब्सोल्यूट फॉरगिवनेस। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस प्ले की थीम है अब्सोल्यूट फॉरगिवनेस। ओके, अब्सोल्यूट फॉरगिवनेस। ठीक है, 1 मिनट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मुझे लगा कोई क्वेश्चन छूट गया है। आगे बढ़ते हैं। द प्ले लॉयल्टीज, यहीं से है ना। नेक्स्ट है द प्ले लॉयल्टीज इज अ क्राई अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडाइज शोन बाय द क्रिश्चियंस टू कैपिटन डेंसी अ ज्यू इट इज़ रिटन बाय। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो प्ले लॉयल्टीज़ है वो ईसाइयों द्वारा एक यहूदी कैप्टन डेंसी को दिखाए गए हैं, जिसमें नस्लीय पूर्वाग्रह के खिलाफ एक रोना है, जो एक रेशियल प्रेजुडाइज के खिलाफ क्या है, एक क्राई है, एक रोना है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो गैल्सवर्दी के। ओके, नेक्स्ट। लॉयल्टीज़ की जब बात आएगी ना, अगर इसका डील पूछता है या थीम पूछता है तो यही है मेन, रेशियल प्रेजुडाइज का। वैसे मैं करा दूंगी गैल्सवर्दी के कौन कौन से प्लेस किससे डील करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गैल्सवर्दी से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन है कि गैल्सवर्दी के कौन कौन से प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इम्पोर्टेंट क्या है गैल्सवर्दी का कि कौन कौन से उन्होंने प्ले लिखे हैं, सारा कुछ आपको जानना है, चाहे वो शॉर्ट प्ले हो, चाहे वो पोयम हो, या फिर उनके जो भी प्ले हैं, शॉर्ट प्ले, नॉवेल्स हैं, सब कुछ आपको जानना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं गैल्सवर्दी के। और दूसरा क्या जानना है कि कौन सा प्ले उनका किससे डील करता है, उसकी थीम क्या है। तो ये मैं करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट। द राइटर ऑफ द बुक गैल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट इज। तो जो गैल्सवर्दी बुक है, इसका राइटर कौन है? एक ड्रामेटिक आर्टिस्ट है। कौन है इसका राइटर? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? R.H. कोट है। ठीक है, गैल्सवर्दी जो बुक है, इसका राइटर एक ड्रामेटिक आर्टिस्ट के रूप में है। तो कौन है? R.H. कोट। ओके, नेक्स्ट। एज ए नॉवेलिस्ट गैल्सवर्दी began his career at the age of 30 and his first book from the four winds was published under the name of sorry यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक नॉवेलिस्ट के रूप में गैल्सवर्दी ने 30 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया, और उनकी जो फर्स्ट बुक है फ्रॉम द फोर विंड्स, ये प्रकाशित हुई थी, यानी कि ये पब्लिश हुई थी। तो किस नेम से पब्लिश हुई थी? तो गैल्सवर्दी के जो शुरुआती प्लेज है, ये कब आया था इनका? 1 मिनट। ये कब आया था? 1898 में ये इनका आया था, फ्रॉम द फोर विंड्स। ये इनका शॉर्ट स्टोरीज था। और गैल्सवर्दी के जितने भी अर्ली प्लेज है ना, अर्ली प्लेज में आप देखेंगे कि गैल्सवर्दी के रियल नेम से कोई भी बुक उनकी नहीं आई है। उनका एक पेन नेम था जॉन सिन जॉन, स्यूडोनिम बोल सकते हैं। तो जॉन सिन जॉन के नाम से आता था। लेकिन जब 1904 में द आइलैंड फेरिसीज इनका आया, तो वहाँ पे इन्होंने अपने स्यूडोनिम को ड्रॉप कर दिया, इनके रियल नेम से वो आया नॉवेल। ओके, जॉन गैल्सवर्दी। और 1904 में इनकी फादर की डेथ भी हुई थी। 2 इवेंट हुए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1904 में इन्होंने अपने पेन नेम को, अपने स्यूडोनिम को ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद से 1904 के बाद इनके जो भी नॉवेल या वर्क आए, वो इनके रियल नेम से आए। और उसके पहले जितने भी नॉवेल या वर्क्स इनके आए, इनके स्यूडोनिम जॉन सिन जॉन के नाम से आए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ओके ओके, यहाँ पे जो फ्रॉम द फोर विंड्स, ये कब आया है? 1897 में आया। 98, मैंने सॉरी गलत बता दिया, 1897 में आया। ओके, तो करेक्ट कर लीजिएगा। फ्रॉम द फोर विंड्स कब आया? 1897। 98 तो उनका जोसीलिन आया था। नेक्स्ट। टू मच एग्जीबिशन ऑफ अथॉरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द एल्डर्स इज बाउंड टू बी लीड to rebellion in the young hearts of grown-up people. The description applies to one of the plays of Galsworthy. This plays.
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बड़ों की ओर से अधिकार का बहुत अधिक प्रदर्शन बड़े लोगों की युवा दिलों में विद्रोह का कारण बनता है। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये गर्ल्स वर्दी के प्लेज में से किसी एक प्लेज पर लागू होता है। वो प्लेज कौन सा है? मतलब इसमें क्या होता है, टू मच एग्जीबिशन ऑफ अथॉरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द एल्डर्स, मतलब बड़ों की ओर से अधिकार का बहुत अधिक इज बाउंड टू बी लीड द रेबेलियन इन द यंग हार्ट्स ऑफ ग्रोन अप पीपल। मतलब बड़े की ओर से अधिकार का बहुत अधिक प्रदर्शन बड़े लोगों के युवा दिलों में क्या बन जाता है, विद्रोह का कारण। अगर बड़े लोग इसमें क्या करते हैं, अगर बच्चे कोई काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे बड़े लोग क्या करते हैं, अगर वो विद्रोह करते हैं उस चीज़ को कि तुमको ये चीज़ नहीं करनी है या हमारे हिसाब से चलना है, जैसे हमारी है, मतलब प्रिजुडाइज की बात होती है, तो वहाँ पे आके गर्ल्स वर्दी की किस प्ले में ये दिखाया जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग की ज़्यादा उनके अधिकार की बात होती है, उनके अधिकार की बात होती है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो बड़े की ओर से अधिकार का बहुत अधिक प्रदर्शन बड़े लोगों के युवा दिलों में विद्रोह का कारण बन जाता है। तो गर्ल्स वर्दी की किस प्ले में है ये डिस्क्रिप्शन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अ फैमिली मैन। यहाँ पे मैन है, अ फैमिली मैन। ओके, इसमें है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जस्टिस हैज़ लेस इक्वालिटी इन द स्किल्स दैन इट्स टाइटल वुड सीम टू डिमांड। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये किसका स्टेटमेंट है? क्या स्टेटमेंट है कि न्याय के तराजू में कम समानता है जितना कि उसके शीर्षक की मांग प्रतीत होती है। ये किसका कथन है? मतलब जो जस्टिस है उसके तराजू में बहुत कम समानता है, लेकिन उसकी टाइटल जो है उसकी टाइटल की बहुत डिमांड सीम होता है, मतलब डिमांड प्रतीत होता है। किसका स्टेटमेंट है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, WL फ्लैप्स का। ओके, नेक्स्ट, जस्टिस इज अ लीगल डायग्राम यूज टू हैरो द फीलिंग ऑफ द ऑडियंस विद द हॉरर्स ऑफ द प्रिजन लाइफ। हुज स्टेटमेंट इज दिस? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो जस्टिस है वो एक कानूनी डायग्राम है, आरेख है, जिसका उपयोग प्रिजन लाइफ की हॉरर के साथ दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये किसका स्टेटमेंट है? मतलब कहना इनका ये है कि जो जस्टिस है ना वो एक लीगल डायग्राम है और जिसका उपयोग क्या होता है, जेल जीवन की जो डर है उसके साथ ऑडियंस की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए होता है। तो ये किसका कमेंट है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा जॉर्ज सैमसन का है। ओके, नेक्स्ट, injustice we feel the west implied by Falder's suicide. Whose statement is this? ये किसका स्टेटमेंट है? क्या स्टेटमेंट है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, injustice we feel the west implied by Falder's suicide. Whose statement is this? ये किसका स्टेटमेंट है? कह रहा है कि जस्टिस में हम फाल्डर की आत्महत्या से होने वाले नुकसान को महसूस करते हैं। मतलब फाल्डर ने जो सुसाइड किया है उसके नुकसान को हम क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अलार्डिस निकोल का है। नेक्स्ट, हिज प्लॉट्स आर नॉट अनवाइंडिंग ऑफ अ स्किन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड हैप्पीनेस, हिज क्लाइमेक्सेस आर गुड, दिस स्टेटमेंट ऑफ कोर्ट्स। ये किसका स्टेटमेंट है? मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो उनका प्लॉट है, उसका जो प्लॉट है वो कॉम्प्लिकेटेड खुशी की परछाई का खुलना नहीं है। हिज क्लाइमेक्सेस आर गुड, उनके जो क्लाइमेक्स हैं वो अच्छे हैं। तो ये स्टेटमेंट कोर्ट्स का है। किसका है? कोर्ट्स का। अभी हमने पढ़ा था ना RH कोर्ट, जिन्होंने गर्ल्स वर्दी जैसा वर्क लिखा है, गर्ल्स वर्दी जैसी बुक लिखी है, RH कोर्ट। इन्होंने गर्ल्स वर्दी बुक भी लिखा है, याद रखिएगा। तो ये किसका स्टेटमेंट है? कोर्ट्स का है। किसके बारे में है? तो गर्ल्स वर्दी के बारे में है। ओके, नेक्स्ट, एन स्ट्राइफ द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन। स्ट्राइफ में कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कैपिटल एंड लेबर। अब ये इजी क्वेश्चन है तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ओके, स्ट्राइफ कब आया? 1909 में आया, इनका प्ले है। और ये इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कैपिटल और लेबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट,
इन लॉयल्टीज़ द कॉन्फ्लिक्ट इज़ बिटवीन डिफरेंट लॉयल्टीज़ एंड, लॉयल्टीज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किसके बीच में होता है, डिफरेंट लॉयल्टीज़ एंड, अभी मैंने बताया ना कि उसमें जो है द रेस प्रेजुडाइज के बारे में बात होती है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, इन जस्टिस द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड, जस्टिस में कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच होती है, एक इंडिविजुअल और किसके बीच में होती है, तो द फिजिकल फोर्सेस के बीच में होती है। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोशल फोर्सेस के बीच में होती है। एक इंडिविजुअल होता है, एक सोशल फोर्सेस में होती है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। की फाल्डर क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, फाल्डर सोशल फोर्सेस जो सारे कुछ एक साथ रहते हैं और जाके पुलिस को बता देते हैं, उसको वहाँ तक पहुँचा देते हैं, जेल तक। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है जस्टिस में, समाज के बारे में जो टीजी बता रहा है। इन हिज लेक्चर्स ऑन द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर इन लिटरेचर, गाल्सवर्दी डिस्कसेस हिज थ्योरी एंड फार्मूला ऑफ, तो अपने लेक्चर में, कौन से लेक्चर में, द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर इन लिटरेचर पर उन्होंने लेक्चर में क्या कहा है, गाल्सवर्दी ने डिस्कस किया अपनी थ्योरी और कैरेक्टराइजेशन फार्मूले के बारे में। ओके, तो गाल्सवर्दी डिस्कस हिज थ्योरी एंड फार्मूला ऑफ कैरेक्टराइजेशन, इन्होंने कहाँ ये डिस्कस किया है, अपने लेक्चर द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर पर अपने लिटरेचर में डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट, द लिटिल मैन अ फार्सिकल मोरालिटीज इज इन, जो लिटिल मैन है एक फार्सिकल मोरालिटी है, किसमें, 3 सीन में है। ओके, द लिटिल मैन क्या है, एक फार्सिकल मोरालिटी है जो किसमें है, 3 सीन में है। ओके, लिटिल मैन ये इनका शॉर्ट प्ले है और 1 एक्ट प्ले जिसे बोल सकते हैं, 1 एक्ट प्ले है, शॉर्ट प्ले 1 एक्ट प्ले, जो कब आया था, 1915 में आया था। ओके, नेक्स्ट, विच प्ले डील्स विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ द ओल्ड अरिस्टोक्रेटी एंड द न्यूली रिच बिजनेसमैन, तो कौन सा प्ले है जो ओल्ड कौन सा प्ले डील करता है ओल्ड अरिस्टोक्रेटी के डिफरेंट वैल्यू के साथ और न्यूली रिच बिजनेस के साथ, कौन सा ऐसा नाटक है, कौन सा ऐसा प्ले है जो पुराने के विभिन्न मूल्यों से संबंधित है और अरिस्टोक्रेसी वर्ग एवं नवधनी व्यापारी यानी कि न्यूली रिच बिजनेसमैन से डील करता हो संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, स्किन गेम। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा, स्किन गेम आपकी किससे डील करता है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओल्ड अरिस्टोक्रेसी की बात जरूर इसमें आएगी, अगर कीवर्ड इसमें देखें तो अरिस्टोक्रेसी की बात आएगी आपकी स्किन गेम में। नेक्स्ट, विच प्ले डील्स विद क्लास लॉयल्टीज एंड प्रेजुडाइज, तो कौन सा प्ले डील करता है क्लास लॉयल्टीज और प्रेजुडाइज के साथ, तो जब बात हो ही गई है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, लॉयल्टीज, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु पब्लिश सम वर्सेस इन मूड्स सॉन्ग्स एंड डॉगराल्स 1912, किसने पब्लिश किया है कुछ वर्ड्स में, क्या, मूड्स हो गया, सॉन्ग्स हो गया और डॉगरल्स, कब, 1912 में। द बेल्स ऑफ पीस 1921 में एंड वर्सेस न्यू एंड ओल्ड ये कब उन्होंने किया है, 1926 में। तो ये इन्होंने पब्लिश किसने किया है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, जॉन गाल्सवर्दी ने किया है। तो जॉन गाल्सवर्दी ने मूड्स सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स 1912, बेल्स ऑफ पीस 1921, वर्सेस न्यू एंड ओल्ड 1926 में इन्होंने कुछ वर्ड्स में इसे पब्लिश किया है। तो ये याद रखिएगा, जॉन गाल्सवर्दी। ओके, तो ये सारी इनकी पोयम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में उनके पोयम से क्वेश्चन आए थे, जैसे पास्ट ये पोयम उनका आया था, किसने लिखा है, और डिवोन टू मी ये पोयम आया था, किसने लिखा है। तो ये सारे ही पोयम किसकी है, गाल्सवर्दी के। डिवोन टू मी, इंग्लैंड, रसिया, अमेरिका, ये सारे आए थे, 3 एक साथ आए थे और एक नहीं था, उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा प्ले ऐसा है जिसको गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है। तो पास्ट आया था, डिवोन टू मी आया था, रसिया, अमेरिका, तीनों आए थे, और एक प्ले वर्ड्सवर्थ का दे दिया था, और ऐसे पूछ लेते इसमें कौन सा गाल्सवर्दी का पोयम नहीं है। तो याद रखिएगा, ये सारे ही पोयम है यहाँ पे जो भी पढ़ा है, मूड्स सॉन्ग्स, डॉगरल्स, द बेल्स ऑफ पीस, वर्सेस न्यू एंड ओल्ड, और आपके डिवोन टू मी, पास्ट, अ ड्रीम, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड टू फ्री मैन, ये सारे आपके क्या हैं, 40 पोयम्स, कलेक्टेड पोयम्स, ये सारे क्या हैं, उनके पोयम्स है। तो याद रखिएगा, पोयम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं इसमें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में गाल्सवर्दी से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
ओके, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।